नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है। हर दिन नई नई कहानी लेके आप लोगों के सामने आएंगे, वादा करते हैं। अब बस इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी चोर। अचानक घिरी हुई रात, शाम तक जिसकी कोई भनक नहीं थी, अंदेशा नहीं था। अचानक घना बादल ढक चुका है गांव को। बारिश की बूंदों की रिमझिम से माधव की नींद टूटी। खिड़की से झांकता है माधव। कादो कदम्बिनी पहले ही जाग चुकी है। गांव के बीचों बीच से एक नहर गुजरती है, रसूलपुर जाके नदी से मिलती है। नहर के उस पार कुछ किसानों का बसेरा है और इस तरफ कुछ गए गुजरे मजदूर लोगों की बस्ती या झोपड़ी है। इनमें से एक माधव की है। 2 दिन बुखार के बाद आज थोड़ी सी राहत मिली माधव को, लेकिन पूरी तरह ताकत नहीं मिली अब तक। फिर भी ये मौका नहीं गंवाना चाहता माधव। कादो की सहमति मांगने की इच्छा से अफसोस करता हुआ कहता है, देख कादो, कैसी किस्मत है हमारी। क्या हुआ? भादों का अंत होने आया है। शायद ही इस साल में कभी ऐसी बारिश होगी। बरसात की रात में चोरी करने का अलग ही मजा। अमावस की रात से भी घनी अंधेरी होती है बरसात की रात। ठंड में चैन से सोते हैं लोग। आवारा कुत्ते भी छिप जाते हैं, खामों का भैव भैव नहीं करते। वैसे आज उसको निकलना भी चाहिए। कई महीने हो चुके रसूलपुर के मेले में जुआ का खेल बिठाकर कुछ पैसे कमाए थे। उसके बाद कोई काम धाम किया नहीं। काम मतलब सीधा काम उसको रास नहीं आता। जिंदगी में कभी किया भी नहीं। जितने सारे गलत धंधे हैं उनमें माधव माहिर है, और जब तक जेब के पैसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते दूसरा काम करना उसकी आदत नहीं है। इसलिए साल में कुछ महीने तो अच्छे ही चल जाते हैं, लेकिन कुछ महीने बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी माधव को लगा आप पैसे कमाने चाहिए, कमा ही लेता है किसी ना किसी रास्ते। माधव कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, शराफत के काम के सिवा। लोगों के जेब भी काटा, तो गले से हार भी छीना, दूर जाके बीमार या मरे हुए माँ बाप के नाम पे भीख भी मांगा। शरीर अगर थोड़ा सा मजबूत होता तो डाका भी डालता। दरवाजा खोलते खोलते कादो जवाब देती है, बाहर जाके राजा बन के लौटोगे क्या? तुमसे तो ज्यादा मजदूर लोग कमाते हैं। क्या मैं कम कमाता हूँ? कुछ ही महीने पहले तो तुम्हें चांदी के कंगन दिए थे। 4 साल हो गए हैं आई हूँ। इन 4 सालों में वही तो दिया। ये जवाब माधव के दिल को बहुत ठेस पहुँचाया। 4 साल में माधव ऐसी कादो कभी नहीं देखा। सौदामिनी तो तैयार बैठी थी माधव की घरवाली बनने के लिए, लेकिन माधव की नज़र तो कादो पे टिकी थी। कादो तो राजी ही नहीं थी। जोखिम भरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कादो के बाप को देकर ही कादो को पाया था माधव। आज तक इस बात का अफसोस भी नहीं हुआ माधव को। पहला साल तो पूरा ही डूबा रहा कादो के प्यार में। दोनों इस कदर मशगूल रहे मोहब्बत में कि कोई काम ही नहीं किया उस साल। कुछ महीने तो गुजरे बड़ी तकलीफ में, फिर भी प्यार में कमी नहीं आई। इन 4 साल के दरमियान कई मर्तबा ऐसे हालात में से भी गुजरे हैं दिन। कभी ऐसा नहीं हुआ। आज अचानक क्या हो गया, सोच में पड़ गया माधव। करीब जाकर माधव देखता है कादो को। एक पल टेढ़ी नज़र से देखकर मुंह घुमाकर बिस्तर पे जाके सो जाती है कादो। ऐसी बेरुखी, ऐसा चेहरा माधव के लिए बिल्कुल ही अनजान है। फिर भी माधव बिस्तर पे जाकर प्यार से छूकर पूछता है, एक बार निकलूं क्या? कादो खुद को छुड़ाती हुई बोलती है, तुम्हारी मर्जी, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। माधव भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन बरसात की रिमझिम बार बार याद दिलाती है 5 दिन बाद पूर्णिमा। कल भी चांद की रोशनी तेज होगी।
और बारिश रोज़ नहीं होगी। कौन जाने ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। दिन ब दिन पैसे की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। कादो की ये बेरुखी न जाने कब टूटेगी। किल्लत के साथ साथ बेरुखी भी बढ़ेगी। माधव को नींद नहीं आती। कुछ दिन पहले सुना था राखाल मित्र बाहर से बहुत पैसे कमाकर लौटा है। मकान मरम्मत करेगा, बेटी की शादी धूमधाम से करेगा। सुनकर माधव को लालच आ गई थी। घर की पड़ताल करनी थी। सुना है जब भी राखाल आता है एक काम वाली बाई रखता है। माधव बहुत समझा बुझा कर कादो को एक दिन के लिए भेजा था, काम के बहाने पड़ताल करने के लिए। पहले तो कादो राजी नहीं हो रही थी। बोली थी, आखिर में मुझे काम वाली बाई बनाना चाहते हो? मेरे मुकद्दर में यही लिखा था। माधव बोला था बस एक दिन के लिए। कादो गई थी, सारी खबर लाई थी, कहाँ पर क्या है, आने जाने के रास्ते, किस किस का खतरा है, सब। लेकिन उसके बाद से कादो बदल गई। माधव को लगा था काम पे भेजना ही शायद बेरुखी का कारण होगा, लेकिन आज का ये व्यवहार, लहजा फिर से मधु को सोचने को मजबूर करता है। आज सारी चीज़ें याद आ रही है जिसे एक पल की बेरुखी समझकर दरकिनार कर दिया था। आज उसे भूलने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो बुखार के दिनों में ठीक ठाक सेवा न करना, वक्त पे खाना न परोसना, जहाँ एक दिन काम करना था वह बीमार पति को छोड़कर लगातार 15 दिन जाना। माना करने पर बोली, अचानक छोड़ देंगे तो मुझे न शक करेगा। एक दिन राखाल का बड़ा बेटा पन्ना बाबू अचानक से एक अजीब सी फरमाइश लेके आया। राजो यानी उनकी बहन ससुराल जाएगी, कादो को भी साथ जाना है। ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन के लिए। मधु को अच्छा नहीं लगा, लेकिन राखाल की बेटी के ससुराल उसकी नौकरानी बन के जाने में कादो को एतराज़ नहीं था, बल्कि आंखों में खुशी देखी थी उस दिन। इजाज़त ना मिलने पर कादो की नाराज़गी कई दिनों तक सहनी पड़ी थी माधव को। ये नाराज़गी क्या सिर्फ पैसों के नुकसान की वजह से? मधु को समझ में नहीं आता। बहुत देर बाद पता चला कादो भी अब तक सोई नहीं, जगी हुई है। माधव फिर एक बार प्यार से पकड़कर पूछा, नींद नहीं आ रही? नहीं, छोड़ो। क्यों? गर्मी लग रही है। भारी बारिश में ठंड से पूरा गांव सो गया, लेकिन कादो को गर्मी लग रही है। माधव को बात कुछ हजम नहीं हुई। माधव फिर बोला, तुझे हुआ क्या, बता तो सही। अभी अभी बुखार से छुटकारा मिला, तंग ना करो, सो जाओ। बातें तो प्यार की बोली, लेकिन अंदाज कुछ और बोल रहा था। माधव फिर से जख्म हुआ। जब से माधव को कादो की बेरुखी की भनक लगी, दिल को संभाल नहीं पा रहा। माधव सच्चे दिल से कादो से प्यार किया था, सिर्फ कादो को खुश रखने के लिए। जितने शर्म, हया, डर बाकी था वो भी त्याग दिया। कभी कभी ऐसी भी नौबत आई, कादो की बदजुबानी से तंग आके दिल ने कहा एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन दिल को थाम लिया माधव। लाख बदसलूकी फजीयत के बावजूद कभी भी कादो पे हाथ नहीं उठाया माधव। कादो की आंखों में पानी देखते ही माधव का सारा गुस्सा उस पानी में बह गया। एक शरीफ इंसान जैसा, जैसे एक पढ़े लिखे इंसान करते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे कभी प्रेमिका के साथ काव्यिक अंदाज में प्रेमालाप करता है, ठीक वैसा। कादो भी कहीं कसर नहीं छोड़ी, दिलो जान से प्यार का इजहार किया। जैसे एक चोर सारी बुराइयां छिपाकर शरीफों की भीड़ में अच्छा बनकर घूमता है, वैसे खूबसूरत चेहरा, आदब से पेश आना माधव को कभी समझने नहीं दिया कादो के अंदर का रंग।
माधव सोचता है, अचानक ऐसा क्या हो गया? सोने के बदले चांदी के कंगन दिए बस इसलिए? मन्नत से मिली मेरी सोने की गुड़िया पत्थर में तब्दील हो गई। क्या उसके पास पैसे की कीमत मुझसे ज्यादा है? माधव बोलता है, उठ तो जरा, क्यों? निकलना है मुझे। कादो कुछ वक्त खामोश रहती है। पता नहीं चलता जैन में क्या चल रहा है। फिर उठकर दिया जलती है। एक पल में ही दिया की रोशनी में कादो के हाथ के कंगनों को देखकर माधव का दिमाग गर्म हो जाता है। मन कहता है, जाना, जो तुझे सोने के कंगन देगा उसके पास। उसी वक्त कादो बोली, अभी अभी बुखार गया, अभी निकलने की क्या जरूरत है? प्यारी प्यारी बातें सुनकर फिर से माधव का गुस्सा अभिमान में तब्दील हो गया। माधव बोला, जा रहा हो कमाने इस हालत में, फिर भी तेरा गुस्सा नहीं जाता? कौन जाने को बोला? तू और तेरा ये गुस्सा। माधव सोचता है, क्या कादो रोक नहीं सकती? क्या कादो बोल नहीं सकती, मत जाओ इस हालत में? क्या प्यार पकड़कर रो नहीं सकती, ये कहकर कि तुम जाओगे तो गले में फांस लगाकर मर जाऊंगी? माधव सींध काठी निकाला, देखा जंग लग गई। माधव बोला, सील पत्थर दे, घिसना है। मिट्टी नरम हो गई, नहीं लगेगा। तू मुझे जैसे तैसे भेजना चाहती है? पकड़ लिया जाऊँ तो तुझे अच्छा लगेगा? तेल दे, शरीर पे लगाना है। नहीं है। मतलब नहीं है तो मैं क्या करूं? कादो की इस हरकत में चोर का एहसास होता है माधव को। माधव खुद एक पक्का चोर है, बाखूबी जानता है इस हरकत को। माधव पूछा, तू क्या चाहती है? ऐसा क्यों कर रही है? कादो अकलाती हुई बोलती है, तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है, खतरा देखे तो लौट आना। फिर भी माना नहीं करती। पहले दिन जब शरीर में तेल लगाकर निकाल रहा था, कादो पैर पकड़कर रो रही थी। उस बात को याद करके माधव दिल में दर्द लेकर निकालता है। बारिश थमने लगी, लेकिन आसमान अभी भी घना बादल में ढका हुआ। अंधेरे में राह चलते चलते माधव एक बार सोचा, लौट जाए। फिर सोचता है, कादो खुश नहीं होगी, उसे तो पैसे चाहिए। चलते चलते एक बार एक टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर माधव सोचा, इस घर की औरत भी अपने बीमार पति को ऐसे मौसम में जरूर निकालने नहीं देती होगी। चोर की पत्नी को तो ऐसा ही जचता है। माधव चलते चलते रत्नाकर की तरह अपनी गुनाह की पंजी निकाल रहा था। खुद को बहुत घटिया महसूस कर रहा था। सोच रहा था, लौट चले और चोरी नहीं करेंगे। मैं नरक का भी काबिल नहीं रहा। फिर कादो का चेहरा याद आते ही सब भूल जाता है। कादो ने आज जो किया वो ठीक नहीं है, लेकिन आप तक बहुत प्यार किया मुझे, इसका हकदार भी तो मैं नहीं हूँ। बदले में सुख चाहती है, ये तो नाजायज़ नहीं है, ये सुख उसे देना पड़ेगा। माधव फिर चलने लगता है। नहर के किनारे से जाते जाते माधव देखता है कुछ ही दूर में एक नाव खड़ी है। इतनी रात में नाव? माधव अचंभित हो जाता है, कौन है, क्यों यहाँ आया? जब तक जान ना लेता है माधव और कुछ सोच नहीं पाता। अंधेरा, जंगली कीड़े मकड़ों से पूरी तरह वाकिफ है माधव। आज इनसे डर नहीं लगता माधव को। झोप झाड़ के भीतर से नाव की तरफ बढ़ता है। सोचा, अनाज का कारोबारी होगा, अनाज खरीदने आया है। बहुत दिन पहले ऐसे ही एक नाव मिली थी माधव को, उसके पैसे की थैली चुराया था माधव। अच्छा ही हुआ, आज भी शायद ऐसे ही एक पैसे की थैली मिल जाएगी बिना मुशक्क़त के, तो आज रखाल के घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वह खर्चा बहुत है, खास तौर पर राखाल का बड़ा बेटा पन्ना बाबू। उसका शरीर पहलवान जैसा, पकड़ लिया तो ज़बरदस्त धुलाई पड़ेगी। याद करने से भी डर लगता है। पन्ना बाबू से बहुत डरता है माधव। तैरते तैरते नाव किनारे में आ गई। माधव छुपके से अंदर झांकता है। ये क्या, बिस्तर सजाया हुआ, बिस्तर पे लेटा हुआ
एक शख्स दिया की रोशनी में किताब पढ़ रहा है। और वो कौन है जिससे माधव बहुत डरता है? पन्ना बाबू। मधु का सपना चूर चूर हो गया। मधु सोच नहीं पाता। राखाल के घर चोरी के इरादे से निकलकर उसके ही बेटे से ऐसी जगह मुलाकात होगी। कुछ वक्त सोचता रहता है, फिर लगता है ये महज एक इत्तेफाक है। शायद काल सुबह पन्ना बाबू को शहर जाना है और काल शायद सुबह बारिश होगी। ऐसा सोचकर बारिश कम रहते नाव में आकर बैठ गया। सुबह माझे आएगा, लेकिन फिर भी एक बात अनसुलझी रह गई। नाव तो राखाल के घर के पास रखनी थी, यहाँ क्यों? इसका कारण माधव को समझ में नहीं आया। लेकिन ये सोचकर माधव को बड़ी खुशी हुई कि अब पूरा राखाल और उसके छोटे बेटे के अलावा घर में कोई और मौज नहीं है। माधव की मौजूदगी समझ भी लिया तो भी पकड़ नहीं पाएगा। माधव ऊपर वाले पे बहुत खुश होता है, होगा भी क्यों ना। भगवान ने आज उसके लिए सारी सहूलतें मुहैया करवाई, वरना आज ही बारिश होनी थी, आज ही बुखार उतारना था और भी और पन्ना बाबू को भी आज ही निकालना था। कादो का ये व्यवहार भी शायद भगवान का ही खेल होगा, वरना माधव ने तो बीमारी के बहाने ना निकालने की पूरी कोशिश की थी। कादो का वो व्यवहार ही तो माधव को निकालने में मजबूर किया। आज उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। माधव और देर किए बगैर नहर के उस पर तैर कर चला जाता है। तैरते तैरते ठंड लगने लगी, लेकिन आज कोई बहाना रोक नहीं सकता, ना कोई प्रवचन। चोरी में आप कोई खराबी नज़र नहीं आती माधव को। दुनिया में कौन चोर नहीं है? कोई कानून तोड़कर, कोई कानून से बचकर चोरी करता है। आज़ादी की इस पूंजी को लेके इस कारोबार में उतारने की हिम्मत जिसमें नहीं है, सिर्फ वही चोरी को गुनाह कहता है। वो लोग चोर से भी नीच है, उन्हें हम काहिर कहते हैं। बहुत दिन से परदेश में रहकर न जाने कितनी तकलीफ झेलकर राखाल पैसे लाया, न जाने कितने सपने देखे राखाल ने उस पैसों से, और कुछ ही देर बाद बड़ी आसानी से एक ही पल में सारे पैसे माधव के हो जाएंगे। ये सब सोचकर माधव को बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जैसे कादो के चेहरे पे खुशी लाने के लिए राखाल ने इतने दिन कसरत की। क्या मजाक है। चोर बहुत सोचता है, एक कवि की तरह, और अकेला भी है एक कवि की तरह। किसी को दिल की बात कह नहीं सकता। हर वक्त दिल के साथ, खुद के साथ लड़ना पड़ता है। राखाल के घर दाखिल होते ही माधव के पुर्जा पुर्जा सतर्क हो जाता है। खटिया में राखाल और उसका छोटा बेटा सोया हुआ है, और जमीन पे राखाल की पत्नी और उसकी बेटी राजो। नजर आते ही माधव का दिमाग चकरा गया। हूबहू कादो की ही तरह सोई हुई है। फर्क सिर्फ ये है कि ये अभी भी कोमल, शांत और कच्ची उम्र की है। इसी की ही शादी के लिए राखाल घर लौटा। कादो को पैसे देकर माधव लाया था, और इसे पैसे लेकर ले जाएगा कोई। पल भर के लिए माधव भावुक हो गया। ख्वाहिश पालना सबका हक है। ऐसे ही नापाक ख्वाहिश माधव के लिए नई नहीं है। गहने की दुकान के सामने से गुजरते वक्त शोकेस में बंद गहने को देखकर ऐसे ही नापाक ख्वाहिश होती है माधव को। आज भी इस लड़की को पाने की इच्छा मन में जगी, जानते हुए भी कि ये नामुमकिन है। उस गहनों की ही तरह इसे भी ना पाने का गम महसूस करता है माधव। इच्छा होती है उसे एक बार छू के देखे, कादो की तरह उसे एक बार बस सीने में जकड़ कर प्यार का स्वाद लेके भाग जाए। पैसे नहीं चाहिए। वीरान शहर में झील का एहसास होता है माधव को। ये धोखा है, कभी उसके हाथ नहीं आने वाली। ये जानते हुए भी दिल बस में नहीं रहता। भीगा हुआ शरीर, आंखों से पानी बरसता है। उसको याद आती है टूटी फूटी झोपड़ी, बदबूदार बिस्तर और
बदजुबान कादो, यही उसकी असलियत है। शरीफ लोग कैसे रहते हैं माधव को बाखूबी मालूम है। उसके साथ बराबरी नहीं हो सकती। थाम लेता है दिल को, सोचता है लौट जाए, चोरी नहीं करेंगे आज से, एक शराफत की जिंदगी गुजारेंगे। क्या भगवान माफ नहीं करेंगे? क्या कादो को सिखा नहीं सकता? लोभ नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। चोरी के सोने के कंगन से शराफत से कमाए हुए चांदी के कंगन ज़्यादा सुख देते हैं। आज से शराफत नहीं छोड़ेंगे। कादो का एक बच्चा गिर गया था, शायद बुरे काम का ही नतीजा। इस बार बच्चा हुआ तो उसे लेके एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखता है माधव। सारे चोर ही शायद ऐसा सोचता है, लेकिन चोर चोरी नहीं करेगा तो करेगा क्या? एक पल में सारे ख्यालात झूठे हो जाते हैं राखाल के पैसे का पिटारा देखकर। पल भर में माधव पैसे लेकर निकल जाता है। नहर के पास आके ही चौंक जाता है। पन्ना बाबू की कश्ती कहाँ गई? इतनी रात को कहाँ गया? खैर उसकी मर्जी। खुशी खुशी घर जाता है माधव। दरवाज़ा खुला है। माधव सोचता है शायद पैसे आने की खुशी से कादो ने दरवाज़ा खुला छोड़ा है, तो आखिर जिंदगी में फिर से खुशी आ ही गई। और पैसे ही खुशी की एकमात्र चाबी। एक पल में ही माधव की सारी खुशी गायब हो जाती है जब देखा घर में कहीं भी कादो की नाम और निशान नहीं है। साड़ियाँ, गहने सब गायब। धीरे धीरे सारी घटनाएं तार से तार जुड़ती जा रही थी। राखाल के घर बीमार पोती को छोड़कर 15 दिन लगातार काम पे जाना, पन्ना बाबू की अजीब सी फरमाइश कादो को अपनी बहन के ससुराल में भेजने की, और आज रात का बेचैनी से इंतज़ार कादो का घर में और पन्ना बाबू का कश्ती लेके नहर में। माधव हंसता है। सारे चोर है, ऐ सनम तेरे जाने का गम नहीं, काश कुछ निशानी छोड़। धन्यवाद दोस्तों।